Hi, this is Dr. Jeera, and today we will discuss osteoarthritis, is known as OA. This is taken from the Comprehensive Pharmacy Review, the book of this book which we use and which we study for NAPLEX test, for American or US test. So let's start it. There is some terminologies which are used basically in osteoarthritis. Basically, these terminology are very used. The first was cartilage. First of all, you know the cartilage. What is cartilage? Cartilage is a avascular, a neural. इट्स मीन के इसमें ना ही ब्लड वीसल्स होते हैं और ना ही न्यूरल पाथवे उसमें होती है कार्टिलेज आर फ्रीली फ्रॉम वस्कुलरिटी एंड न्यूरली. It is metabolically active and undergoes continual internal remodeling. उसमें continuously ये जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, कंटिन्यूसली ये रिमॉडलिंग करती है, मतलब ये बार बार जो है वो बन जाते हैं. इट इज़ कंपोज प्राइमरीली ऑफ वाटर बट इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होते हैं. तो दिस कार्टिलेज इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्राइमरीली टू थिंग्स, जो कि फर्स्ट वाटर्स होते हैं और उसके साथ साथ कॉन्ड्रोसाइट्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, उसके थ्रू ये जो है कार्टिलेज बन जाते हैं. तो इस कार्टिलेज की हमारे बॉडी में जब डिफिशियंसी या उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाती है तो उस रिलेटेड से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पैदा हो जाती है. इसके बाद कॉन्ड्रोसाइट्स है जो कि बोन्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा है. इसका कंट्रोल सेरिसिस और डिग्रेडेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होते हैं बोन्स के इर्द गिर्द या इनसाइड जो है लाइनिंग सा होती है वो मैट्रिक्स होते हैं. तो बेसिकली ये कॉन्ड्रोसाइट्स ये सेरिसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ मैट्रिक्स उसको कंट्रोल करता है. They produce prostaglandin and collagen in the extracellular matrix to maintain integrity of the matrix in healthy cartilage. ये नॉर्मली है. इसमें बात ये the joints capsule is a fibrous outer layer that encapsulates the joints. जो joints capsules होते हैं या outside the capsules fibrous tissues होती है, तो ये आपके जॉइंट्स को इनकैप्सुलेट करते हैं, उसको जो है वो इर्द गिर्द उसके अराउंड होते हैं. द जॉइंट्स कैप्सूल इज लाइन बाय साइनोवियम. जो साइनोवियम लाइनिंग होती है उसमें इनसाइड साइनोवियल फ्लूइड पाए जाते हैं. अ मेम्ब्रेन दैट प्रोड्यूस अ विस्कस फ्लूइड दैट लुब्रिकेट द जॉइंट्स. तो साइनोवियम से साइनोवियल फ्लूइड जो है वो जॉइंट्स में चली जाती है और ये जॉइंट्स को उसको फ्रैक्शन से बचाता है, उसको लिब्रिकेट रखता है. अच्छा, ये सेलुलर फ्लूइड क्या होती है? इट्स कंपोज्ड इन अ पार्ट ऑफ हाइलोरोनिक एसिड्स. ग्लूकोजामीन इज द कंपोनेंट ऑफ हाइलोरोनिक एसिड्स. द रोल ऑफ हाइलोरोनिक एसिड टू मेंटेन द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. बेसिकली जब साइल्यूवियल फ्लूइड जो है ये कंपोज ऑफ वन ऑफ द एसिड्स विच इज हाइलोरोनिक एसिड विच इन अ पार्ट ऑफ हाइलोरोनिक एसिड से बने होते हैं, जो कि ग्लूकोज अमीन्स होते हैं. हमारी बॉडी में ग्लूकोज अमीन इन द जॉइंट्स होते हैं. तो ग्लूकोज अमीन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द हाइलोरोनिक एसिड्स. तो ये हाइलोरोनिक एसिड इसकी रोल्स हमारी बॉडी में ये है कि आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल उसको मेंटेन रखता है. जो बोन्स होते हैं, बोन्स के जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें ये स्ट्रक्चरली जो है उसकी मेजर रोल्स है कि वहाँ पे ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरली ये उसको जो है मेंटेन रखता है. तो बेसिकली ये साइल्यूवियल फ्लूइड होते हैं. यही चीज़ जब हमारे बॉडी में ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस पैदा हो जाती है तो यही चीज़ साइल्यूवियल फ्लूइड हम जो हाइलोरोनिक एसिड्स है, ग्लूकोज अमीन है, हम एक्सटर्नली उसको प्रोवाइड करते हैं. तो सेम चीज़ें ही होती है, लेकिन उसके लिए हम प्रॉपर टेस्ट और रेडियोलॉजी और इसके साथ में जाते हैं. अच्छा, बरसाई क्या होती है? आर द स्मॉल सैक्स दैट आर लाइंड विद द साइल्यूवियल मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद फ्लूइड टू प्रोवाइड कुशिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ. सेम चीज़ है, साइल्यूवियल फ्लूइड लाइक थिंग्स होती है, स्मॉल बरसाइज, एंड उससे साइल्यूवियल मेम्ब्रेन्स और साइल्यूवियल फ्लूइड रिलीज हो जाते हैं, तो कि फ्रैक्शंस और लुब्रिकेशन आपको बॉडी की जॉइंट्स को देते हैं, उसको फ्रैक्शन से बचाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड मेल पैथोफिजियोलॉजी फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस इज व्हाट इज, क्या फिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी. तो इसमें मेरी एज रिलेटेड चेंजेस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ओए.
बहुत ज़्यादा जो अबव द 45 एज से जब एबव जाते हैं तो उसमें एज रिलेटेड फैक्टर्स भी है, क्योंकि उसमें कमज़ोरी आ जाती है उसकी ड्यू टू बोन्स एजिंग की वजह से, उसकी प्रॉपर नरिशमेंट उसको नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से हमारे पास ये पैथोफिजियोलॉजी द फर्स्ट फैक्टर्स इज देयर कि ये हो सकती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कट टेंडन्स लिगामेंट्स एंड मसल डिक्लाइन विद एडवांसिंग एज कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि उसमें कुछ ऐसे नॉर्मलिटी आ जाती है, तो उसके थ्रू एज फैक्टर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और द नंबर ऑफ कार्डोसाइड्स डिक्लाइन ओइंग टू पेप्टोसिस, उसमें निक्रोसिस हो जाती है, पेप्टोसिस के सेल डेथ हो जाती है, जो कार्डोसाइड्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शंस ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्शंस करते हैं उसमें। तो ये चीज़ जो है उसमें जब पेप्टोसिस पैदा हो जाती है उसकी आप प्रोलिफरेशंस कम हो जाती है, decreased proliferation are both it's lead to the patient become osteoarthritis or rheumatoid arthritis। बेसिकली आज हम सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होगा रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, सो आप उसको भी देख ले, तो यू शुड बी कंट्रीब्यूट एंड डिफरेंशिएट, आपको डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होते हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होते हैं। अच्छा, synthesis of normal prostaglandin is reduced। जो प्रोस्टोग्लाइकेन है बॉडी में जो बोन्स में होते हैं, तो या उसकी प्रोडक्शंस कम हो जाती है। कॉन्ड्रोसाइट लूज द एबिलिटी टू प्रमोट हीलिंग एंड कार्टिलेज रिमॉडलिंग रिजल्टिंग इन कार्टिलेज मैट्रिक्स डिग्रेडेशन। सेम वही चीज़ है कि वहाँ पे कुछ प्रोडक्शंस कम हो जाती है मैट्रिक्स के या प्रोस्टोग्लाइकेन के या कॉन्ड्रोसाइट्स के, वो लूज एबिलिटी, वो प्रोडक्शंस उसकी सही नहीं करते, तो उसकी वजह से लीड टू द पेशेंट हैव सिम्टम्स लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोड्यूस। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनियोसिस एमएमपीज जो के थे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, हमारे बॉडी में कुछ ऑटो इम्यून साइटोकाइंस रिलीज और प्रोडक्शंस की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस पैदा हो जाती है। तो अगर यही कंडीशन है कि आपकी बॉडी में कोई प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो जाती है, तो यूजुअली शुड गुड को एक ड्रग है जिसको मेथोट्रेक्सेट बोलते हैं, उसके थ्रू आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेंगे, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे, तो आप इस फैक्टर्स को भी नज़रअंदाज करके उसमें यू शुड बी कीप इन माइंड दिस एमएमपीज एंड प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस आल्सो। Interleukin 1 have several roles in the development of osteoarthritis। मेरा थोड़ा गला खराब है, सो माइंड ना करें इसको। अच्छा, इंटरल्यूकिन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो ये भी है रिडक्शन ऑफ आर्थराइटिस सर्वाइकल फ्लूइड्स एंड साइज मिनिमाइज सीरीज ऑफ टाइप 2 कोलाजन। यही चीज़ है कि वही इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शंस में या जो है उसमें रोल्स में कोई मुदाखलत आ जाती है, प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से एमएमपीज प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज हो जाते हैं और उसकी वजह से आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है पहला करें रिजल्ट ऑफ ऑस्टियोफाइटिस स्पोर्स ऑफ कार्टिलेजियल बोन्स। ये कैसे सिम्टम्स आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं कि इस सिम्टम्स के बिना पे यू शुड गो, आपको पता चल जाता है कि भाई जी ऑस्टियोआर्थराइटिस मुझे हुई, साइनोवाइटिस होगी, बर्साइटिस, एंजियोडाइटिस, दिस इज द मेजर सिम्टम्स व्हिच आर प्रोड्यूस। अच्छा, risk factors for osteoarthritis include advanced age, female genders, muscle weakness, obesity, joints trauma in the major term, heredity, कुछ ऐसे hereditary factors की वजह से भी हो सकती है, congenital and developmental anatomical defects कभी कभार हो जाती है, anatomical defects like polio patient, like some other patients, and repetitive stress like, this is the major risk factors related to the OA. And another is diagnosis, the physical examination, joint tenderness, diminished range of motions, grippitis are ringing like motions and misshaped joints। अगर आपकी बॉडी जो है वो फिजिकली आप एग्जामिनेशन कर रही है, तो यू शुड कीप दीज आर टर्मिनोलॉजीज, उसमें जॉइंट टर्मिनस है, कोई उसकी शेप मिसशेप्ड हुई है या उसमें मोशन भी नॉर्मली आ रही है, तो इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के क्या उसमें स्पेसिफिक एग्जामिनेशन फॉर आर्थराइटिस नहीं है, लेकिन यहाँ पे
इफ़ थियोरोसेंट्रिसिस इज परफॉर्म सैल्यूलर फ्लूइड को उसको हम निकाल लेते हैं, उसमें कोई माइल्ड ल्यूकोसाइटों से प्रोडोमिनेंट मॉलिक्यूलर लिम्फोसाइट्स देख दे, उसमें एक इंजेक्शन है हमारी जॉइंट्स में हम इंजेक्ट करते जॉइंट्स में हम एक इंजेक्शन होते हैं, सैरिज होते हैं, उसमें इंजेक्ट करते हैं, तो बड़ा इंजेक्शन सैरिज होते हैं, उसमें हम सैल्यूलर फ्लूइड लेते हैं और इसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन जब कर लेते हैं तो उसमें कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ज़रूर उसमें अगर प्रेजेंट है तो इट शुड बी डायग्नोज दैट यू हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस। रेडियोग्राफी करते हैं, लेयरिंग ऑफ द जॉइंट स्पेस, उस पर लेयर रेडियोग्राफी भी जाती है, ये चीज़ करते हैं, उसमें रेडियोग्राफी भी जाती है, एक्सरे वगैरह ये चीज़ को भी जाते हैं। अगर उसमें स्पेस नर्विंग हुए तो इसकी मतलब ये कि उसकी कार्टिलेज जो है वो लॉस हुई है, क्योंकि अब एवरी बॉडी उसके जॉइंट्स में ज़रूर कार्टिलेज होती है, तो आप उसको मिलीमीटर या इस तरह पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर जॉइंट स्पेस में कार्टिलेज उस पर नर्विंग बहुत ज़्यादा है तो इट्स मीन कि उस पर कार्टिलेज की लॉस हुई है, सबकॉर्डियल स्क्लेरोसिस होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस विल आर सीन इन रेडियोग्राफी। यहाँ पे है कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ रोमेटोलॉजी जो SAR होते हैं उसके क्राइटेरिया उसने रखे हुए, वो कहते हैं कि इस क्राइटेरिया का अगर आप यू शुड फॉलो तो यू इजीली डायग्नोज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप्स। क्राइटेरिया फॉर हिप्स है, हिप्स इज द जहाँ किडनी प्रेजेंट होती है उसके हिप्स रीजन नीचे हो गई हैंड्स कैरेक्टराइज बाय हिप पेन एंड लीड्स टू द फॉलोइंग। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस कैरेक्टराइज यू शुड फाइंड आउट द हिप्स रीजन में उसमें ये सिम्टम्स ये चीज़ें ज़रूर होगी। तो आप ब्लड लेते हैं, ब्लड जब ले लेते हैं तो उसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट 420 ml/h अगर आ रही है तो according to ACR this criteria is for hip and radiography evidence of femoral and acetabular हो, वहाँ पे आप एक्सरे निकालते हैं femoral जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं, acetabular osteophytes उसके लिए कहीं ये दूसरा बोन्स तो नहीं निकल गया या कुछ ऐसे इन्फ्लेमेशनरी रिस्पॉन्स तो वहाँ पे नहीं है, तो you should easily find out this criteria only for hip regions. Radiography evidence of joint space nerving is also part of hips regions. अच्छा नेक्स्ट है आज स्टार्ट फॉर नी के लिए जो हम कहते हैं तो वहाँ पे नी पे पेन होगा, ज़रूर वहाँ पे पेन होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। उसकी एज 50 या 50 से अबव होगी, उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस द लास्ट 30 मिनट्स मॉर्निंग देर इज जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के दर्द होते हैं ये चीज़ होते हैं तो उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, उसमें कम से कम आधे घंटे के लिए आप उसको बॉडी उसकी मसाज करते हैं तो उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो यही ACR अकॉर्डिंग टू वे ऑफ ACR दिस क्राइटेरिया फॉर नी रीजन्स। Articular gripitis or motions, there is regulating motions, articular gripitis, so it's also shown that the arthritis. Other side for head, controlled by head pain, itching, stiffness, and leads through the following. Hard tissue enlargement of these two distal interphalanges, two distal जो interphalangeal joints होते हैं तो hard tissue enlargement वहाँ पे हो जाती है। इंशाल्लाह मैं आप ये पिक्चर में आपको दिखा दूँगा कि किस तरह उसमें जॉइंट्स पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसमें जॉइंट्स आपकी फिंगर जो है वो एक साइड पे चले जाते हैं और उसमें एक रिपाइटिस लाइक डिस्टल इन्फ्लेंजिस मतलब एक साइड पे ये उसकी इलार्जमेंट हो जाती है। सो दिस शो दिस आर्टियोस्टाइट फॉर हेड एंड सेकंड विद हार्ट टिश्यू इलार्जमेंट ऑफ जॉइंट्स टू सेलेक्टेड जॉइंट्स सेकंड एंड थर्ड DIP जो डिस्टल इंटरफेलेंजिस। ये भी हो सकता है कि दो सेलेक्टेड जॉइंट्स आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आप प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल एंड फर्स्ट कार्बोमेट ऑफ कार्पल जॉइंट्स ऑफ बोथ हैंड्स, मतलब ये है कि सेम वही चीज़ है कि या फेलेंजियल इंटरफेलेंजिस उस पर प्रॉक्सिमल आ जाती है या उसमें कुछ ऐसे एनलार्जमेंट ऑफ सेलेक्टेड जो इंटरफेलेंजिस। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा दूंगा तो उसमें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह इसका मतलब क्या है। Fewer than 3 swollen metacarpal joints, deformity of at least one of 10 selected joints,
fewer than 3 smaller intercarpal joints and deformity. Again, there is one to strength. You should follow these things. So it's all about the diagnosis. Diagnosis में हम वो आपको दिखा देंगे कि किस तरह ये हमारे के लिए CR hip joint. This is a hip and hip joint. This is the MCP joint. Okay, next is treatment. Treatment's goal. The first one is goal control pain and other symptoms like fever, like another symptoms may have you have feel. So अगर आप जो है वो फर्स्ट वन गोल ये है कि आप पेन को और उसके सिम्टम्स सारे कंट्रोल करें and maintain or improve joints mobility. Also note this correct or minimize functional limitation and disability. आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं उसकी डिसेबिलिटी मुख्तलिफ चीज़ उसके साथ आप उसकी फंक्शनल जो है वो एनहांस कर सकते हैं. यू शुड नोट दीज गोल्स. And now comes towards the non-pharmacological treatments. The mainstay of osteoarthritis therapy should focus on these non-drug therapies. If the patient have initial stages of osteoarthritis, so you should note these non-pharmacological treatment and apply for these patients. The first one is the patient education. You can provide the first patient education. Include the tips on joints production and exercise programs. Also, you should provide these things. Properly, you should exercise at morning, early morning. And also you can say how you can join, for example, you can eat some fish like these type of conditions. And some lot of food which are involved to take these and prevent some joint infections. Achieve weight loss. You should also those patients who have weight obese, so you should be lost their weight before weight. So because ये भी हो सकता है कि ज़्यादा वेट की वजह से उसको उसके ली रीजन जो होते हैं पाँव होते हैं जो फेमोरल्स बोन्स होते हैं वो उसको प्रॉपरली जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको ओबे नहीं कर सकते उसकी वेट को. तो also due to this OA symptom become produced. Aerobic exercise program also increase without oxygen you can sweat. आप एक्सरसाइज करें daily तौर पे increase उसमें muscle strength ज़्यादा हो सकती है. Physical therapy for range of motion exercise study again all. अगर आप जहाँ भी जाते हैं so you should be अगर आपको फिजिशियन बहुत अच्छा हो तो आपको ज़रूर और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये कहेगा कि यू शुड एक्सरसाइज अर्ली एट मॉर्निंग एंड कंटिन्यूसली अप टू योर डेथ. आपकी डेथ तक को कहेगा कि आप एक्सरसाइज करें. अगर आपकी वेट ज़्यादा है तो शुड भी आज सुधे इस वाइज कि आपकी वेट अपने कम करें. अच्छा इस डिवाइसेस होती है. अगर आप एक पेशेंट है तो उसमें कंडीशंस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस बिकम उसमें है तो उसके बाद अगर वो इस तरह करें कि वो केस या वाल कर पे जो है वो मूवमेंट कर रहे उस पर चले जाते हैं आप ले लिए ले तो उसके साथ भी उसकी डिक्रीज लोड जॉइंट्स उसकी लोड जॉइंट्स उस पर कम हो जाती है लोड कम हो जाती है तो उसकी वजह से भी उसकी ट्रीटमेंट्स काफ़ी बेहतर हो जाती है उसकी पेन कम हो जाती है. एक opportunity to improvement in pain and functioning after 26 weeks compared to the plasma arthritis education. In patient with the mild knee or osteoarthritis. बेसिकली बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में जो एक्यूपंक्चर पे जाते हैं एक्यूपंक्चर ये डीपीटी वाले करते हैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी जो होते हैं वो कंटिन्यूसली वो जाते हैं एक्यूपंक्चर करते हैं उसे प्लेस्मा आर्थराइटिस थेरेपी देते हैं तो उसके भी काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट हो जाती है. विच रिजॉल्ट्स कैन हेल्प प्रोड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस. ये चीज़ें होती है. Thermal heart shower or tub or ice packs also they benefit for some patients. तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा पेशेंट इससे भी जो है वो ट्रीटमेंट हो जाती है. जब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ जाती है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स इन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट
If a patient is already exposed to word osteoarthritis, you should provide these things. Acetaminophen is a major drug therapy which are used continuously at every day in this world. As a basic treatments for the first line treatment for ISR, for osteoarthritis, an excellent analgesic because they have three effects. But the last one is effect is slow, a little bit slow, but negligible depend upon the dose therapy. Analgesic and antibiotic activity, but not inflammatory activity. But it provides some anti-inflammatory activity, but it's depend on dose. A dose of 4 gram per day recommended to avoid toxicity. 4 ग्राम जो है पर डोज आप दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर यू शुड प्रोवाइड दिस acetaminophen, so आपकी बॉडी में हेपेटिक टॉक्सिसिटी हो सकती है. So pharmacist should be avoid for these things. If the dose is being greater than 4 grams, और न्यूनेट्स में जो बच्चे होते हैं उसमें बच्चे में 3.2 ग्राम्स होते हैं. 3.2 ग्राम अगर बच्चों में है या बड़ों में 4 ग्राम से वो है, so these treatment should be stopped because the patient have lead to hepatotoxicity हो सकती है. अच्छा, next है non steroid anti-inflammatory and SAID drugs. Also acetaminophen also in SAID, but here cyclooxygenase, COX-2 inhibitors जो कि यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि नॉन सेलेक्टिव होगी. COX-1 और COX-2 थ्रोम्बोक्सेन से डिटेस करते हैं, थ्रोम्बोक्सेन से डिटेस TXA2 तो उसको बनाते हैं और ये COX-1 उसको COX-2 को इनहिबिट करते हैं. तो एनाल्जेसिया इज यूज्ड विद शॉर्ट थेरेपी ड्यूरेशन. लोअर डोज यहाँ पे आइबुप्रोफेन 1200 मिलीग्राम पर डे अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो ये आपको एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी आल्सो शोर, बट हायर डोज पे अगर आप ये शुड यूज़ करें सेवरल डेज तक तो ये आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी दे सकती है. तो ये ट्रीटमेंट इज आल्सो यूज. अच्छा जैसे पेशेंट होते हैं जिसके बहुत ज़्यादा पैन प्रोड्यूस हो जाती है तो अदर ओरल एनाल्जेसिक पे चले जाते हैं क्योंकि ये दोनों की टॉक्सिसिटी वो डोज पे डिपेंड करती है और उसकी इफेक्ट ज़्यादा अगर आप डोज देते तो इफेक्टफुल है. ट्रामाडोल पे जाते हैं. ट्रामाडोल वेल नाउन एनाल्जेसिक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. पेशेंट पेन होती है जो कि सिम्टम्स रिलीफ नहीं होती है सेट्स पे तो यू शुड गो टूवर्ड दिस ट्रामाडोल. उसकी मैकेनिज्म ये है कि ये सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक दैट इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन ऑफ माइल्डली बाइंड टू द रिसेप्टर्स. यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम नेक्स्ट सेशंस विल बी स्टार्ट जनरल फार्माकोलॉजी. जनरल फार्माकोलॉजी पे हम उस पर उसके बाद बेसिक फार्माकोलॉजी उसके बाद आ जाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर्स वाइज हम स्टार्ट करते हैं CNS या लाइक अदर एनाटॉमी ऑफ सिस्टम. तो उसमें हम डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ेंगे, उसकी ड्रग को फार्माकोलॉजी को. तो यू शुड दी वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे. अच्छा, उसमें डोज क्या है? 50 to 100 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर. मतलब जो है QID आप डायली डोज QID देंगे. So but this should be not greater than या exceed 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं देंगे कि 300 मिलीग्राम elderly क्योंकि द पेशेंट है impaired renal functions. जिस तरह आप acetaminophen देखते हैं ज़्यादा डोज तो वो आपकी हेपेटिक को इफेक्ट करता है. यही ट्रामाडोल अगर आप ज़्यादा डोज देते हैं तो आपकी रीनल क्लियरेंस पे इफेक्ट हो जाती है, आपकी रीनल फंक्शंस नॉर्मल हो जाती है. तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस में कम से कम 30 ml पर मिनट्स अगर ये पेशेंट हो इम्पेयर रीनल फंक्शंस हो तो यू शुड प्रोवाइड. आप इतने डोज नहीं दे सकते. द डोजिंग इंटरवल शुड बी एवरी 12 आवर्स. मैक्सिमम डोज आप 12 आवर के बराबर देते हैं तो मैक्सिमम डोज आप 200 प्रोवाइड करते हैं. एक्सटेंड रिलीज फार्मूलेशन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़ है. तो उसमें 100 मिलीग्राम डायली अगर आप देखते हैं तो उसमें कंटिन्यूसली एक्सटेंडेड रिलीज हो जाती है तो आपकी जो है सारे इफेक्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. अच्छा, ओपिएट जैसे कि वो कोडील, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. रिव्यू टू पेशेंट विद फेल हु फेल सिंगल और मल्टीपल एनाल्जेसिक थेरेपी अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रही, उसकी पेन वर्सन हो रही है, बिकम वर्सन एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड, सो यू शुड प्रोवाइड ओपिएट एनाल्जेसिक आल्सो हियर. दे आर एक्यूट फॉर एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ पेन. साइड इफेक्ट्स नॉर्मली है, उसमें कॉन्स्टिपेशन वेल नाउन एग्जाम्पल्स. सेडेशन जो है उसमें रिस्पायरेटरी डिप्रेशन की भी कभार होती है. तो दोस्त पेशेंट हु हैव अस्थमा प्लस उसके साथ
This terminology we share use OA or rheumatoid arthritis, so you should not provide these opioid analgesics because they have already respiratory depressions. Topical analgesic भी अगर हम जाते हैं are effective relieving osteoporosis in some patient. उसमें conjunctions भी आ जाते हैं, conjugations पे जाते हैं, monotherapy also use. If Kipsiasin normally जो मिर्च अवेलेबल है, मिर्च हम काली पेपर्स, हॉट चिली पेपर्स जो घर में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जो नॉर्मली किप्सियासिस होते हैं जिसको हम मिर्च भी बोलते हैं, मिर्च आई थिंक दिस टर्मिनोलॉजी यूज इन नॉर्मल टर्म्स. इसमें एग्जाम्पल्स Ostrex is derived from hard chili peppers and chronic use 2 weeks work to deplete the store of substance that be patients with the counsel with the wash hand thoroughly. अगर आप ये क्रीम्स टॉपिकली यूज़ करते हैं किप्सियासिन, तो आप वहाँ पे यूज़ करें. उसके बाद यू शुड बी thoroughly पेशेंट को उसको आप काउंसल करते हैं. फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड दिस काउंसलेशन टुवर्ड द उसके काउंसल करेंगे कि जी आप जो है प्रॉपरली thoroughly you should wash your hand and do not apply your hand on your eyes or another region because they have already pure form of Kipsiasin presence. अच्छा, डिक्लोफेनिक विल्ट्रॉल जेल्स आते हैं, ब्रोफिन जेल्स आते हैं, मुख्तलिफ और जेल्स भी आते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं. ली पे QID 4 दफ़ा यूज़ करते हैं एंड हेड्स पे ये 2 टाइम यूज़ कर लेते हैं. द मैक्सिमम डायली डोज इज 32 ग्राम पर डे. इट्स अ मैक्सिमम डोज. अच्छा, नेक्स्ट है इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन. ये चीज़ मैंने आपके फर्स्ट स्लाइड में बता दी है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि हाइलोरोनिक एसिड उसमें से प्रोडक्शंस कम हो जाती है या उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लमिटी पैदा आ जाती है, या यू शुड डोज और टेक सम ब्लड सैंपल, नॉट ब्लड सैंपल्स, यू शुड हैव साइनोवियल ब्लड सैंपल्स, साइनोवियल सैंपल्स एंड देन यू कैन उस पर आप लिपोसाइड्स और ये चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पे आप कार्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन में. Usefully relieve arthrostatic inflammation is present. So routinely, but are not routinely recommended. You should not recommend in hip OA. Moving to administration difficulties. क्योंकि वहाँ पे आपकी डिफ़िकल्टीज होती है, तो यू शुड नॉट प्रोवाइड डेली रूटीन एट हिप रीजन्स, बट यू शुड प्रोवाइड अगर आप ली पे जाते तो वहाँ पे यू शुड बी प्रोवाइड. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज अप टू 4 वीक बिकॉज ऑफ एडवर्स इफेक्ट रिमोट इंजेक्शंस और ये बहुत ज़्यादा जो है कामन होती है, तो कभी कभार इन चीज़ों की वजह से पेशेंट भी कम हेपेटाइटिस भी हो सकती है क्योंकि आप गलत इंजेक्शन या कुछ ये साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो जाते हैं कि आप गलत जगह पे इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन प्रमोशन हो जाती है. अच्छा, सेकंड हाइलोरोनिक एसिड मेजर्स यूज derivatives improve elasticity and viscosity of the synovial fluid. They are indicated for treatment of knee arthritis, treatment of failure therapy occurs. अगर और थेरापी जो है वो फेलियर हो जाती है तो हम उस पर सोडियम हाइलोरोनेट हाइलजिन 20 मिलीग्राम वीकली देते हैं फॉर 5 वीकली, मतलब 20 मिलीग्राम वीकली फॉर 5 वीक. एंड हाइलान पॉलीमर्स जो है साइनविस 16 मिलीग्राम वीकली फॉर 3 वीक्स. ये चीज़ अगर हम 20 मिलीग्राम मल्टीप्लाई 5 तो 5 वीक तक हम यूज़ करेंगे. 20 मिलीग्राम पर वीक यूज़ करते हैं और 5 वीक के लिए हम 100 मिलीग्राम लेते. तो ये चीज़ है कि 60 मिलीग्राम पर वीक ले 3 वीक्स के लिए हम कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते हैं. और 2 एडजस्ट करंटली अवेलेबल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कमली अवेलेबल. So this should be loaded in tracheal indications. The first one is the acetaminophen. Laryngects पे जाते हैं, laryngects पे जाते हैं tramadol, opiates, topical analgesics, intra-articular injection corticosteroid hyaluronic acids. And last one is the adjunct therapy. उसके बाद adjunct therapy में अब surgical terminology पे भी जाती है. adjunct therapy है कि what to use the patient how efficacy अगर उस पे नहीं आ रही है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो यू शुड बी प्रोवाइड दिस ग्लूकोज अमीन एक्सेस सब्सट्रेट प्रोमोट सेंस ऑफ ग्लूकोज अमीन ग्लाइकेन. इसकी डोज जो है 500 मिलीग्राम में 3 टाइम अ डे.
कहते 15 मिलीग्राम पर डे आप ये देंगे तो ये आपके जो ग्लूकोज अमीन ग्लाइकेन है उसकी रीसिंथेसिस करेगा, उसकी दोबारा प्रोडक्शन करते हैं। जब प्रोडक्शन दोबारा करेगा तो ग्लूकोज अमीन इज द पार्ट ऑफ इज द पार्ट ऑफ हाइलोरोनिक एसिड, जो ये कंपोनेंट्स है पार्ट ऑफ हाइलोरोनिक एसिड। तो ये हाइलोरोनिक एसिड आपकी बॉडी में होती है तो नॉर्मली आपकी पेन जो है और इन्फ्लेमेशन से ये रिस्पॉन्स कम हो जाती है। अच्छा, लेट्स टेक chondroitin help protect against the breakdown of collagen and prostaglandin to use found in combination with glucosamine। ये चीज़ें दोनों आप कम्बिनेशन में देंगे, इसकी 1200 मिलीग्राम पर डे हो, उसकी 500 मिलीग्राम पर डे 1500 मिलीग्राम पर डे कम्बिनेशन में देते हैं, क्योंकि आप जब कोलाजिन की प्रोडक्शन उसकी प्रोस्टाग्लैंडिन की है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो इसकी साइड इफेक्ट ये ब्लीडिंग ये चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट इज सर्जिकल इंटरवेंशन। सॉरी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, सॉरी यार। Arthroscopy joint replacement are considered when pain is severe and not responding to medical terminology. You should go toward the surgical intervention. Okay, next lecture will be on rheumatoid arthritis. We will differentiate both of them. Okay, how rheumatoid arthritis में क्या होता है, उसमें फीवर हो सकती है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है और उसके साथ ये चीज़